जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और अक्सर हम अपनी क्लास को 5 बज के 3 मिनट या 4 मिनट तक शुरू कर देते हैं। और आज साथ ही हम आपका 7 मिनट लेट हैं, इसमें 6-7 मिनट। तो उसके लिए रियली सॉरी, ये सब जाम की वजह से हुआ, क्योंकि 5 बजे यहाँ नियर बाई कॉलेजेस जो हैं वो ऑफ होने लगते हैं, तो उसकी वजह से एक जाम होता है। तो आज ज़्यादा ही जाम था, तो उधर से आते वक्त उसमें समय लगा। ठीक है, रियली सॉरी। बाबरिया, बबीता पाल, प्रियंका पाल, ज्योति कुशवाहा, रोहित कुमार प्रजापति, पिंकी कुमारी, शिवानी, नितिन कुमार, गौतम, पीयूष गुप्ता, सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, हमारे 2 टारगेट अचीव हो चुके थे। आप रिवीजन कर रहे हैं ना? साथ के साथ में थम्स अप करिए अच्छे से, और आपका रिवीजन हो भी रहा होगा। तो एक तो हम ये टारगेट पूरा कर चुके थे, और दूसरा टारगेट था हमारा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। लेकिन दिल्ली सल्तनत का एक डायनेस्टी लोधी वंश, और उसके बाद में जो मुगल भारत में एंटर करते हैं, ये टॉपिक हमारा आज का टारगेट होगा। तो आज का टारगेट है हमारा लोधी वंश, बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी। यानी कि बाबर और हुमायूं दोनों मुगल वंश से रहे और आपका शेरशाह सूरी जिसने सूरी वंश की स्थापना की। आइए शुरू करते हैं। आज के टारगेट को आप बहुत गंभीरता से नजरें गड़ा करके इसको देखेंगे और सुनेंगे कि हमको क्या फोकस पे रखना है। तो शुरू करते हैं दोस्त। कल तक हमने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत पर जो 5 वंश थे उनमें से 4 को हम पढ़ चुके थे। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कहिए या यूं कहिए कि लोधी वंश, ये अंतिम वंश है। इसका कार्यकाल आप सब लोग जानते हैं, 1451 से 1526 रहा। ठीक है। और ये दिल्ली पर पहला अफगान वंश था, यानी कि जिसकी जड़ें अफगान डायनेस्टी से जुड़ी हुई थी। इसका जो संस्थापक है वो बहलोल लोदी है। अब ये बहलोल लोदी कौन है, मुझे बताइए। लोह एवं रक्त नीति किसने शुरू की थी? लोह एवं रक्त नीति, तो आप कहेंगे बलबन। तो हमने कहा था कि बलबन जो है उसने आपका 3,000 अफगान सैनिकों को भर्ती किया था, हट्टे कट्टे के, दिल्ली के आसपास जो लोग लूट कर रहे हैं उनका खात्मा करें। तो बलबन जो है जब मेवात क्षेत्र में 3,000 अफगानों की नियुक्ति करता है, ब्लू कलर में देखिए, तो उसका नेतृत्व जो किया था 3,000 अफगानों का, वो किया था बहराम खां ने। बहराम खां, उसी बहराम खां का वंशज है मलिक काला। और मलिक काला को का जो वंशज है वो है बल्लू, और बल्लू को ही हम बहलोल लोदी के नाम से जानते हैं। तो बहलोल लोदी गद्दी पर बैठता है 1451 से 1489। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल है। मेरी आवाज़ आप लोगों को साफ आ रही है ना? तो यस लिख के बताइए। कभी कभी ऐसा होता है ना, खाना खाते समय गाल कट जाता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो ऐसा ही हो गया। तो इधर वो ज़्यादा कट गया है अंदर की तरफ से, तो वो बोलने में दिक्कत हो रही है लगातार, है ना? अभी बताएंगे, एक बार यस बोल के बताएंगे कि भैया आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल है इसका, कितने वर्षों का है? तो आप कहेंगे 38 ईयर्स। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा शासनकाल हमने कल आपको बताया था, तो किसका बताया था? हमने कहा था फिरोज शाह तुगलक जो है वो दूसरा सबसे लंबा शासनकाल था। मनोज यादव जी, यस यस, आवाज़ आ रही है। इसकी उपाधि बहलोल शाह गाजी हुई। इसने आपका, अगर हम बात करें, यूपी में जो जौनपुर जगह है उसको जीत लिया। और मोहम्मद शाह, जिसका सेनापति दरिया खा था, वो बहलोल लोदी से मिल गया। यानी मोहम्मद शाह नामक व्यक्ति को उसने जौनपुर में हराया। बहलोल लोदी का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ठट्टा और दिल्ली में, आपको याद होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, इन सब के भी 2-2 बार राज्याभिषेक हुए हैं, जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं। भैया एफएसटी 37 वर्ष तक था। बहुत बढ़िया मनीषा, एकदम सही आंसर दिया है दीदी आपने। देखिए, जो बहलोल लोदी था ये दरी पर बैठकर शासन करता था, यानी कि बहुत साधारण तरीके से उसने शासन किया और जनता का समर्थन उसने पाया। ठीक है। वह चाहता था कि इसका बड़ा बेटा जो था बारबक शाह, वो गद्दी पर बैठे। बहलोल लोदी को द्वितीय सिजेरियन सुल्तान कहा गया है। सिजेरियन मतलब जो ऑपरेशन करके पैदा होते हैं। देखिए, आज तो ऑपरेशन बहुत सामान्य हो गए हैं, लेकिन पहले ऑपरेशन कभी कभी होता था। एक बच्चे का जन्म होते समय माँ का, तो पहला ऑपरेशन भारत में राजाओं में हुआ था बिम्बिसार का। पहली सिजेरियन सुल्तान बिम्बिसार को कहा जाता है, जो कि आपका कहाँ से था? बिम्बिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था बिम्बिसार? तो आप कहेंगे बिम्बिसार था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। और उसका, सॉरी, वो तो आपका वो बिंदुसार था। बिंदुसार, बिंदुसार की बात कर रहे हो। तो बिंदुसार जो है प्रथम सिजेरियन था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। हमने गलती से उसको बिंबिसार बोला। और बिंदुसार का पुत्र था आपका अशोक, तो वो फर्स्ट सिजेरियन बेबी है।
और आपका सेकंड सिजेरियन बेबी कहा जाता है किसको? ये बहलोल लोदी को कहा जाता है। बात क्लियर है? प्रथम सिजेरियन सुल्तान बिंदुसार को कहा जाता है। इसका अंतिम अभियान 1489 में ग्वालियर के विरुद्ध हुआ। डेथ इसकी हो गई 1489 में। इसके बाद में लोदी वंश का जो दूसरा शासक रहा, आपको उसका वर्ष याद रखना है। दूसरा शासक रहा 1489 से 1517, यानी कि ये आपका 28 वर्ष के लिए शासक हुआ। पहला 38 वर्ष के लिए और दूसरा 28 वर्ष के लिए। इसका अन्य नाम निजाम खां था। बहलोल लोदी का तीसरा बेटा था। 1504 में इसने आगरा बसाया, भूलना नहीं है कभी भी, क्या करना है, 1504 में ये आगरा को बसाता है और 1506 में इसने आगरा को राजधानी बना दिया था। मुहर्रम पर ताजिए निकलते हैं जिसमें वो दुख व्यक्त करते हैं, खुद को सजा देते हैं। इसने उस ताजियों को निकलना मना कर दिया था कि भाई ताजिए नहीं निकलेंगे। गंगा यमुना स्नान पर रोक लगा दी थी। अच्छा, ऐसी ही रोक मुझे बताइए इससे पहले किस शासक ने लगाई थी, जिसको साथी हमने कहा था सिकंदर लोदी का अग्रगामी था। यानी सिकंदर लोदी से पहले ये काम किसने किए थे, बताइए जरा। बहलोल लोदी ने जौनपुर जाकर वहां के शासक हुसैन शाह सरकी को हराकर अपने बेटे बारबक शाह को वहां का गवर्नर बनाया था। और बहलोल लोदी चाहता था उसका बड़ा बेटा गद्दी पर बैठे, लेकिन कौन बैठा था? तीसरा बेटा बैठा था, सिकंदर लोदी। मथुरा और ज्वालामुखी के मंदिर तोड़कर इसने उनको क्या किया था, जो मूर्तियां थी उनको इसने आपका मांस तोलने के लिए दे दिया था कि भाई इनसे मांस तोला जाए वजन के लिए। गजे सिकंदरी 30 इंच का एक पैमाना भूमि मापने के लिए इसने लॉन्च किया था। और गुलरुखी टाइटल से ये अपनी पोयम्स लिखता था। किस टाइटल से लिखता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। गुलरुखी शीर्षक से कौन अपनी किताबें लिखता था या अपनी कविताएं लिखता था? बोलेंगे बहुत बढ़िया। प्रतीक मौर्य, बहुत शानदार, ठीक है। गजे सिकंदरी, सर मेरे पास नायक बैच के नोट्स हैं तो क्या मुझे नोट्स लिखने हैं? बच्चों क्यों लिखने हैं? थोड़ा लॉजिक लगाइए, सेंस ऑफ ह्यूमर लगाइए। जब आपके पास नोट्स है तो क्यों लिखना है? वाई नहीं लिखना ना, बस उसमें महत्वपूर्ण मार्क कर लीजिए जो हम बता रहे हैं। सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो सिकंदर लोदी इसी के समय भारतीय संगीत पर जो पहला ग्रंथ था, फारसी ग्रंथ, उसका नाम है लज्जत सिकंदर शाही, ये लिखा गया। बहुत पूछा जाता है लज्जत सिकंदर शाही किसके समय पर लिखा गया था? सिकंदर लोदी। इसी के समय इसका एक वजीर, वजीर होता था ना, पीएम, मियाँ भुइया ने मोठ मस्जिद यानी कि दाल की मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया। मियाँ भुइया ने एक रचना लिखी थी फरहंग ए सिकंदरी, वो भी इसी के टाइम पर लिखी थी। और आपका तिब्बत सिकंदरी भी उसी को कहा जाता है। वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक है जो दाढ़ी नहीं रखता था? देखिए मुसलमान शासक हुए ज़्यादातर दाढ़ी रखते थे, तो दाढ़ी कौन नहीं रखता था? तो क्या बोलेंगे? सिकंदर लोदी। गले की बीमारी के कारण इसकी मौत हुई और इसका भी मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। समकालीन जो व्यक्ति रहे इसके टाइम पर सिकंदर लोदी के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन व्यक्ति थे? कबीरदास किसके समय पर रहे थे? कबीरदास जिनकी रचनाएं हैं साखी शबद रमैनी, दरअसल में उन्होंने तो कुछ नहीं लिखा था, उनके एक शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने जरूर लिखा था, ठीक है। गुरु नानक, ये साथी आपका, आप जानते हैं इन्होंने आपका सिख धर्म की स्थापना की थी। और आपका बाबर से लोहा लेने वाले राणा सांगा जी, ये भी साथी किसके समकालीन है? सिकंदर लोदी के समकालीन है। गुरु नानक की बुक है जपू जी, जपू जी, बिल्कुल ठीक आंसर आपने दिया है वंश भाई, बहुत शानदार। तो इसकी मौत हो जाती है, तो इसकी मौत के बाद में जो अंतिम दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो हुआ आपका, वो हुआ इब्राहिम लोदी। बताइए कितने वर्ष शासन रहा? तो आपका, आप कहेंगे बहलोल लोदी भैया, जो आपका रहा 1451 से 1489, 38 वर्ष। फिर 1489 से रहा आपका 1517 तक, यानी कि आपका कुल मिलाकर के 28 वर्ष शासन रहा। और अंत में इब्राहिम लोदी 9 वर्ष के लिए गद्दी पर बैठता है, 9 वर्ष के लिए। तो 1518 में इसका साथी राणा सांगा जी से युद्ध हुआ था जो अनिर्णायक रहा था, ठीक है, अनिर्णायक रहा था। पानीपत का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का युद्ध, पानीपत का ये कौन सा युद्ध है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है। प्रथम पानीपत युद्ध इसको कहते हैं, प्रथम, क्योंकि पानीपत का दूसरा युद्ध आपका कौन लड़ता है? दूसरा युद्ध लड़ा था आपका, वो हुआ था अकबर और हैमू के बीच में। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। तो विजयी कौन हुआ है इसमें? बाबर की जीत हो जाती है। और इसे दौलत खान लोदी ने आमंत्रित किया था, किसको? बाबर को। इसे दौलत खान लोदी ने आमंत्रित किया था। इस युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। देखिए दिल्ली सल्तनत में कितने वंश होते थे? 5, हमने आपसे कहा था।
कितने वंश कहेंगे दिल्ली सल्तनत में? 5 वंश थे। क्यों 5 वंश क्यों थे? क्योंकि मुगलों ने अपना सेंटर कहाँ बनाया था बताइए, हमने बताया था आपको, मुगलों ने अपना सेंटर कहाँ पर बनाया था? तो आप कहेंगे मुगल्स ने जो अपना सेंटर बनाया था भैया, वो बना लिया था उन्होंने आगरा। ओके। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक इब्राहिम लोदी था। तो इस तरह से इस लोदी डायनेस्टी का अंत होता है और गद्दी पर आता है आपका कौन? कौन हराता है इसको? बाबर। तो बाबर जो भारत में आया तो उसने मुगल वंश की स्थापना की और मुगल भारत में रहे 1526 से 1857 तक। क्या बोलेंगे? तो ये रहे आपका 1526 से 58, तो कुल 1857 कितने वर्ष हो गए टोटल बताइए? तो आप कहेंगे भैया ये तो वर्ष बनते हैं हमारे, अगर हम यहाँ से देखते हैं 331 वर्ष। कितने? 331 वर्ष बनते हैं, 331 वर्ष बनते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे? 331 वर्ष। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है मुगलों का शासन 316 वर्ष। ऐसा क्यों रहा? क्योंकि बीच में सूरी वंश, जिसको हम शेरशाह सूरी कह रहे थे, वह आ गया 1540 से 1555, यानी 15 वर्ष हम घटा देंगे। ओके। तो मुगल वंश को की स्थापना किसने की है? बाबर ने। बाबर जिसका जन्म हुआ था फरगना में, फरगना क्षेत्र पड़ता है आज के अफगानिस्तान के समीप। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ। इसको जहीरुद्दीन बाबर के नाम से जाना जाता है। फरगना इसका जन्म स्थान है उज्बेकिस्तान में। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है, ठीक है। तो इसके पिता की जो डेथ होती है वो 1494 में हुई। यानी मुझे बताइए अपने पिता की डेथ के समय बाबर की उम्र क्या थी? तो 1483 और 94, आप कहोगे कुल बाबर उस समय 11 वर्ष और 4 माह का था। तो बाबर का उद्देश्य क्या था? ठीक है। तो बाबर के सामने टारगेट थे कि पहला तो उसका उद्देश्य था कि भाई समरकंद जो उसके पिता का शासन क्षेत्र था उज्बेकिस्तान में, उसको वो प्राप्त करे। अब उसको प्राप्त करने के लिए वो पहला प्रयास करता है 1494 में, यानी 11 वर्ष की अवस्था में, जिसमें वो असफल रहता है। लेकिन उसके 3 वर्षों के बाद में 1497 में बाबर ने समरकंद को जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबर ने समरकंद पर विजय कब पाई थी? तीसरा प्रयास उसने, क्योंकि यहाँ के कुछ समय बाद ही उसके जो चाचा से उसका झगड़ा होता है और ये समरकंद उस पर नियंत्रण उसका खो जाता है। तीसरी बार वो प्रयास करता है 1501 में और फिर वहाँ के स्थानीय शासक को हराता है। अपने पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी से ये तैमूर लंग से संबंधित था। मुझे बताइए तैमूर लंग भारत में किस वर्ष आया था? तो तैमूर लंग याद होगा आपको, 1398 में कौन आया था? तैमूर लंग आया था। तैमूर लंग कब आया था? 1398 में। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या हुई भाई? यहां से आप देखेंगे तो कितने साल पहले, इससे लगभग 100 वर्ष पहले ही है। यानी ये 1526 में है, तो हम कह सकते हैं टेक्निकली तो 128 ईयर्स है, 128 ईयर्स। लेकिन 1398 हम कह सकते हैं कि लगभग 100 वर्ष पहले। अच्छा, एक चंगेज खान था जो किसके समय भारत पर आक्रमण करना चाहता था? आपको याद होगा इल्तुतमिश ने अपनी चालाकी से, हमने आपको बताया था, मकबरनी का कत्ल करके दिल्ली सल्तनत को बचाया था। तो उसकी तरफ, यानी ये उसके माता की तरफ थी, यानी दोनों खूंखार व्यक्तियों का ब्लड इसके अंदर था। मातृपक्ष इसके मामा की तरफ से और पिता पक्ष यानी इसके दादा की तरफ से। 1504 में ये भारत की तरफ आता है, काबुल क्षेत्र पर आक्रमण करता है। ये सभी क्षेत्र उस समय भारत के थे। अगर कभी आपसे पूछे बाबर ने भारत पर कुल कितने अटैक किए, बताइए जरा, कुल कितने अटैक किए? सारे लोग आंसर करें। भारत पर उसके टोटल अटैक जो हुए वो हुए थे 8। कितने? 8। 4 तो आज के वर्तमान भारत की सीमाओं से बाहर और 4 आज के वर्तमान भारत की सीमाओं के अंदर। तो कुल अटैक उसके 8 थे। बाबर को जब उसने काबुल अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को जीता तो पातशाह की उपाधि दी गई, ये भी भारत का ही क्षेत्र था। आज की जो पहली सीमा है, पहला आक्रमण वो हुआ उसका यूसुफजई जाति पर। आज वाली सीमा का है 1518 29 में, 18 से 19 में उसने बाजो और बहरा क्षेत्र को जीता, सिंध क्षेत्र में। दूसरी बार फिर उसने पेशावर को जीता। तीसरी बार उसने सियालकोट को 1520 में जीता। लाहौर जो है 1524 में उसने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत की मुख्य भूमि पर, उसकी जो मुख्य भूमि पर लाहौर विजय जो हुई वो किस वर्ष में हुई? 1524 में, 1524। सर जी बाबर के पिता की डेथ 1994 में हुई थी। 2025 में मरा बाबर का पिता। 2025 लिख लो, चुपचाप पढ़ो भाई, चुपचाप। रिक्वेस्टिंग टू यू, आपको कमेंट करना ही नहीं है, खुद से प्रॉमिस ये करिए। आप टारगेट को फॉलो करने आए हैं, यहाँ किसी कमेंट के करने के लिए हमारे पास समय नहीं होना चाहिए। जब मैं आपसे बोलूँ इसका आंसर बताओ तो वो मन मन में बोलना है, और जब हम उसको बोल दें तो आपको सोचना हाँ आपने ठीक सोचा था।
ये हमारी आपसे प्रार्थना है दोस्त। ठीक है, टारगेट का मतलब है एकदम से एकाग्र होकर पढ़ना, ना इधर की एक बात ना उधर की एक बात, सिर्फ फोकस ऑन द टारगेट। अब आते हैं बाबर के वो 4 युद्ध जो मुख्य भारत भूमि में लड़े गए। तो एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध हमने आपको बताया, किससे लड़ा था? तो इसमें क्या था आपका, एक पक्ष में तो इब्राहिम लोदी था, और इब्राहिम लोदी के साथ में था आपका मध्य प्रदेश का शासक विक्रमजीत। इसके खिलाफ में जो पक्ष बना था, वर्सेज का मतलब है खिलाफ, बाबर। और बाबर को किसने बुलाया था? दौलत खां लोदी ने, जो कि लोदी वंश के समय पर पंजाब का गवर्नर था। और यहीं पर साथ ही इसका चाचा था आलम खां लोदी। इन लोगों ने बाबर को इनवाइट किया यहाँ पर। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युति नीति का प्रयोग किया। देखिए तुगलुमा नीति क्या होती है, बाबर तोप लेके आया भारत में, और भारत से लड़ रहे थे तलवारों से, तो उस तोप को बोलते हैं, तोप को क्या बोलेंगे, तोप के प्रयोग को तुगलुमा पॉलिसी। उसने रूमी और उस्मानी विधि, भैया रूमी और उस्मानी विधि क्या होती है? रूमी और उस्मानी विधि होती है कि तोप किस तरह से व्यवस्थित होंगी, और उसमें उस्मानी विधि में बताया जाता है तोप आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगी। ठीक है, युद्ध में तोप का प्रयोग इसने किया। तोप जो संचालन करता था इसका, कैनन वाले डिपार्टमेंट को जो देखता था, उसका नाम था उस्ताद कुली खां। बंदूक वाले डिपार्टमेंट को जो देखता था वो था मुस्तफ़ा, यानी कि ये बंदूकें लेकर भी आया। इस युद्ध को इसने जीता, इब्राहिम लोदी को हराया। तो इस युद्ध के बाद में इसको कलंदर का टाइटल दिया गया। बहुत बार पूछा जाता है, कलंदर मतलब बड़े दिल वाला, क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डोनेट की थी। इसकी सेना का मनोबल टूट रहा था बहुत लंबे समय तक। हिंदुस्तान में उस समय पर जो लूट मार हुई, तो उसके बाद में कोई गाँवों में व्यक्ति इनको पानी देने तक को भी तैयार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में इसने अपने सेना में मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत धन वितरित किया था। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई सुल्तान अपने पास कुछ नहीं रख रहा है, तो बाबर को कलंदर कहा गया, कलंदर। दूसरा वॉर ये भारत में अपना एक्सपेंशन के लिए, एम्पायर एक्सपेंशन यानी साम्राज्य विस्तृत करने के लिए लड़ता है। और दूसरा युद्ध इसने लड़ा खानवा का युद्ध 1527 में। ये किसके खिलाफ लड़ा इसने? जिन लोगों ने इसको बुलाया था उन्हीं के खिलाफ में। और यहां पर इसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा मतलब हमको इस्लाम को बढ़ाना है और विधर्मियों को पीछे हटाना होगा। और इसी युद्ध के बाद में उसको गाजी का टाइटल मिल जाता है, गाजी का टाइटल। तीसरा युद्ध उसने जो लड़ा आपका, क्या बोलेंगे यहाँ पर, याद रखना, राणा सांगा जी को। ये तो पक्ष हो गया ना, राणा सांगा जी। ये लोग पहले तो इसको बुला के लाए थे, किसको? बाबर को। और बाद में राणा सांगा जी जो आपका मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे। हालांकि राणा सांगा जी ने पराजित भी किया था बाबर को, याद रखना। एक वॉर हुआ था कयाद्रा का वॉर, 1 वर्ष पहले ही। कयाद्रा के युद्ध में राणा सांगा जी ने बहुत बुरी तरह हराया था बाबर को। लेकिन मुख्य युद्ध लिखा जाता है खानवा का युद्ध, ठीक है, जिससे शासन बदला। चंदेरी का युद्ध हुआ आपका कब? 1528 में। और यहाँ पर शासक खूब पूछा जाता है, मेदिनी राय था, मेदिनी राय। और चौथा युद्ध कहा जाता है प्रमुख, घाघरा का युद्ध, जो घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया। यानी कि जिसको कहा गया कि भाई ये युद्ध जो है जल और थल दोनों पर लड़ा गया। इसमें कौन था? एक तो महमूद लोदी, यानी कि लोदी वंश का वंशज था एक। और इस पे इसके साथ दिया था उस समय शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी पहले बाबर की सेना में ही हुआ करता था, बहुत खतरनाक व्यक्ति था। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को इसके बारे में सचेत भी किया था कि इस व्यक्ति को बचना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नुसरत खां भी इसका साथी था। अब कुल मिला के कितने वॉर लड़े इसने? सबसे पहले पानीपत का, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, और फिर घाघरा का। यानी बाबर ने पहले बोलते पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चादर ओढ़ी और घूमने गया, घूमने। ठीक है, घूमने, याद रख लो। चादर के बाद में उसने घाघर पहन लिया, घाघरा। ठीक है, घाघरा, घूमना ज्यादा अच्छा लगता है वैसे। तो पानीपत युद्ध लड़ा उसने किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। खानवा उसने लड़ा राणा सांगा जी के खिलाफ। आपका चंदेरी का युद्ध उसने लड़ा मेदिनी राय के खिलाफ, 1500, अभी बताएंगे वर्ष। घाघरा का युद्ध उसने लड़ा लोदियों के खिलाफ। तो इनको बोलते हैं 1526 से लगातार ये वर्ष हुए, 1526, 1527, 1528 और 1529। थम्स अप करिए, बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ जी भी है। तो बाबर का शासनकाल जो रहा वो 4 वर्षों का रहा। ठीक है, और बाबर ने अपने बारे में जो आत्मकथा लिखी उसका नाम है बाबरनामा। क्योंकि देखिए बाबर की जो जाति थी वो थी चगताई, और टर्किश भाषा जानता था, तो इसकी जो बुक लिखी गई वो चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई। ठीक है, कौन बोलेंगे? चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई थी। इसी किताब को हम तुजुके बाबरी बोलते हैं। आत्मकथा लिखने वाला ये पहला शासक था मुगल काल का।
अब आप हमें बताइए कि दिल्ली सल्तनत में भी एक शासक था जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ फटाफट से, आत्मकथा लिखने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ठीक है, बहुत बढ़िया, नवीन सर की शिष्या, बहुत कमाल। बाबरनामा बहुत प्रसिद्ध किताब हुई भारत में मुगल वंश को जानने के लिए, उसके शुरुआत को जानने के लिए इसको अच्छा सोर्स माना जाता है। इसलिए बाबरनामा का फारसी अनुवाद हुआ, पायंदा खान ने किया। अकबर के टाइम पर था, अकबर के नौ रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना, उसने भी किया। इंग्लिश में जॉन लेडेन और एस्कर्सन ने किया आपका। इसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय जो विजयनगर के शासक थे उसको शक्तिशाली शासक बताया है। बहुत अन्य किताबें भी लिखी बाबर ने। मुवैयान और दीवार बहुत पूछी जाती हैं। दीवार पुस्तक का लेखक कौन है? मुवैयान उसने इस्लामिक कानून पर लिखी थी। तारीख रसोदी उसके समय पर मदद कर लेके उसने मिर्जा हैदर की तब लिखा था उसको। बाबर का मकबरा, देखिए बाबर को जो दफनाया गया था वो दफनाया गया था पहले आगरा में, लेकिन क्योंकि बाबर की ऐसी इच्छा थी तो बाद में उसको कहाँ पर, काबुल में शिफ्ट किया गया था बाद में। बचपन का नाम मोहम्मद जहूरुद्दीन था बाबर का, और बाबर के चार बेटे थे। कौन कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। क्या बोलोगे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, इसको बोलते हैं हाका। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, सर अगर आक्रमणकारियों की हिस्ट्री पढ़ लेना क्या अच्छी बात है क्या? बच्चा रिसर्च का विषय है बहुत बड़ा, अगर आप नहीं पढ़ोगे आक्रमणकारी की हिस्ट्री तो उस समय के भारत के स्थानीय शासक, उनके विरोध को भी नहीं जान पाओगे। ठीक है, इसका विस्तार से अध्ययन करना होता है। चार बेटे इसके थे। ठीक है, अब बाबर के समय की बात करते हैं। मुगल स्थापत्य कला, देखिए मुगल स्थापत्य कला में क्या होगा ये आपको देखना है कि भाई किसने क्या क्या बनवाया था। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, अब आपका बाबर की। तो बाबर ने क्या बनवाया? बाबर ने काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी पानीपत में। जामा मस्जिद जो यूपी वाली है ये बनवाई। बाबरी मस्जिद, इसका एक सेनापति था मीर बांकी, उसने 1528 में, आपने देखा होगा यूपी में तो बाबरी मस्जिद को लेकर के बहुत विवाद हुआ, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद में वहाँ से रामलला की एक मूर्ति जो है वो पैदा हो गई 1949 में। तो उसके बाद में फिर 1984 में एक कमेटी बनी थी वहाँ, 1986 में एक विद्रोह शुरू हुआ था, 1992 में एक नरसंहार हो गया था वहाँ अयोध्या में, और आज तक भारत की राजनीति उस केंद्र पर घूमती है। बाबर का मकबरा इसने खुद बनवाया काबुल में और आराम बाग में। ठीक है, इसका आराम बाग में जो इसको दफनाया गया था उसको बागे नूर अफसान भी कहते हैं, बागे नूर अफसान। बाबर के चार बेटों में बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं। तो हुमायूं जो गद्दी पर आया वो आया 1530 से 1540, और दूसरा उसका शासनकाल है 1555 से 56। तो मुझे ये बताइए आप यहाँ देख करके कि कितने वर्षों तक हुमायूं नहीं रहा गद्दी पर। यानी पहले 10 वर्ष वो आराम से शासन करता है, लेकिन उसका अपोनेंट बन गया शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो घाघरा के युद्ध में बाबर के खिलाफ एक गुट में था। ठीक है, वो बिहार भाग गया था, और बिहार जाकर के उसने शक्तियां इकट्ठी की, और शक्तियां इकट्ठी करके वो क्या करता है, हुमायूं को भारत से खदेड़ने का काम करता है। ठीक है, हुमायूं को उसने भारत से खदेड़ा, और हुमायूं को 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन जीना पड़ा था, यानी कि भारत के बाहर जाकर के उसको रहना पड़ा। बहुत बढ़िया नितिन कुमार, वेरी गुड। इसके बचपन का नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद खुदमीर था, जन्म 1508 में हुआ। इसकी माता का नाम है माहम बेगम, यानी ये कौन हुई? आप कहेंगे बाबर की घरवाली हुई। गद्दी से पहले, बैठने से पहले वो बदख्शा में एक सूबेदार था। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? जब मौत हो गई बाबर की 1530 में, 1530 में। तो शुरुआत में हुमायूं ने बहुत अच्छा शासन चलाया, बहुत सारे विजय अभियान भी उसने किए। जैसे 1531 का कालिंजर यानी कि बांदा का किला उसने जीता प्रताप रुद्र देव से। महमूद लोदी के आने की सूचना प्राप्त होती है, शेर खान ने चुनार दुर्ग पर नियंत्रण कर लिया। ये क्या घटना है? देखिए यहाँ पर क्या था, अगर हम आगरा की बात करते हैं, आगरा की, तो आगरा आप जानते हैं दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली के नज़दीक है। और यहीं पर एक किला पड़ता था मिर्जापुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो ये चुनार का किला क्या था, इसको ईस्ट गेट माना जाता था, कि चुनार पर जिसका नियंत्रण हो गया वो आगे बंगाल बिहार पर भी कंट्रोल कर लेगा। तो बंगाल और बिहार पर कंट्रोल करने की वजह से क्या हुआ था, शेर खान ने अपना दिमाग लगा करके कि भाई लोधी भी इधर आ रहे हैं, ठीक है, और हुमायूं की भी भविष्य में यहाँ पर नजर है, तो इसने क्या किया, इसमें यहाँ पर चुनार दुर्ग को अपने कंट्रोल में ले लिया था पहले ही।
फिर 1532 में हुमायूं पहुंचता है, चुनार के किले का घेरा डालता है, लेकिन चुनार को जीत नहीं पाता है। चुनार का किला कहाँ पर है? मिर्जापुर में। यहाँ पर एक व्यक्ति था हिंदू बेग, उसने संधि करा दी कि भाई ठीक है, वापस लौट जाना चाहिए हुमायूं को, ये किला भविष्य में भी कभी जरूरत पड़ेगी तो हुमायूं की मदद करेगा। हुमायूं जीत नहीं पाया। 1532 में क्योंकि इसकी नजरें थी कि भी शेरशाह सूरी उधर शक्ति इकट्ठी कर रहा है पूर्व में बंगाल और बिहार में, तो इसने क्या किया कि 1532 में दोवरिया का, जो यूपी में देवरिया जिसको हम आज बोलते हैं, देवरिया का अभियान किया और शेरशाह सूरी और जो लोदी थे उनको इसने हराया। 1533 में इसने एक पुस्तकालय बनाया था, दीन पनाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीन पनाह पुस्तकालय कहाँ पर था? दिल्ली में। आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हुमायूं था वो पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन था, ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था, गणित में उसका बहुत विश्वास था। तो हर दिन अलग रंग के कपड़े पहनता था, पढ़ता भी काफी था। ठीक है, भूगोल में भी उसकी बहुत रुचि थी। तो ये कहा जाता है अंतिम समय में 1556 में उसकी मौत भी अपने पुस्तकालय में, जब वो पढ़ रहा था तो वहां सीढ़ियों से गिर करके उसकी मौत हुई थी। 1535 में गुजरात विजय उसने हासिल की और गुजरात का सूबेदार अस्करी को बनाया। अस्करी कौन है इसका बताइए? अस्करी इसका भाई है, हिंदाल कामरान इसके भाई हैं। ठीक है, हुमायूं का बेटा अकबर होगा, यानी अस्करी अकबर का चाचा है और अकबर का पालन पोषण इसी अस्करी ने किया था 1535 में। 1539 में उसने बंगाल को जीता, जहां पर शेरशाह सूरी अपनी शक्तियां इकट्ठी कर रहा था, और उसका नाम कर दिया जन्नताबाद। और साथ में दिल्ली का कंट्रोल वो दे के आया था शेख बहलोल नामक व्यक्ति को। लेकिन ऐसे में ही क्या हुआ कि बंगाल विजय के लिए जब ये गया हुआ था तो इसका एक भाई हिंदाल भी है, इसका भाई है हिंदाल। उसने क्या किया, जिसको ये कंट्रोल दे के आया था शेख बहलोल, उसकी हत्या करके खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। तो जैसे ही खबर मिलती है आपका हुमायूं को कि उसके भाई ने ही गद्दारी कर दी है, तो वो क्या करता है, वो इधर बंगाल से दिल्ली की तरफ भागता है। तो कहते हैं उसको सुरक्षित रूट चुनना चाहिए था, तो वो जीटी रोड जो थी ना, जीटी रोड, देखो जीटी रोड ये मत समझना कि शेरशाह सूरी ने ही उसको बनवाया। जीटी रोड मौर्य साम्राज्य के समय से थी, तब उसको उत्तरापथ कहा जाता था, लेकिन इसको पक्का करवाया था तो इसको बोला था सड़क ए आजम शेरशाह सूरी ने। तो ये सड़क ए आजम से होकर वापस गुजर रहे थे, और शेरशाह सूरी की यही चाल थी कि ये इधर से होकर गुजरे और हम इनको रास्ते में घेरे, क्योंकि सेनाएं भी उतनी नहीं थी। दिल्ली वापस आते समय चौसा का वॉर हुआ 1539, बहुत इंपॉर्टेंट। किस किस के बीच हुआ? हुमायूं की सेना और शेरशाह सूरी, जो कि घेरा डाले बैठा हुआ था। इसमें हुमायूं हारा, करमनासा नदी में जान बचाने के लिए कूद गया, वहां पर एक भिस्ती था निजाम, उसने इसकी जान बचाई, जिसके बदले में हुमायूं ने उससे प्रॉमिस किया था कि भैया हम आपको एक दिन का शासक बनाएंगे। और उसको एक दिन का शासक बाद में हुमायूं जब 1555 में आया तो बनाया भी, और उसने एक ही दिन में तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। तो यानी कि, सॉरी चमड़े बोलते, तांबा बोल रहा हूँ, तांबे के जो, सॉरी फिर तांबा बोल रहा हूँ, चमड़े के, तांबा कहाँ से ध्यान आ रहा है, चमड़े के जो उसने सिक्के चलाए, लेदर कॉइन, तो वो दो व्यक्तियों ने चलाए हैं, एक तो एमबीटी ने और एक निजाम भिश्ती, जिसने जान बचाई थी किसकी? हुमायूं की। चौसा का युद्ध करमनासा और गंगा नदी के बीच में हुआ था। यहीं से, क्योंकि जब जीता ना शेरशाह सूरी, इसको शेरशाह की उपाधि मिली। तो क्या भैया इसका नाम शेरशाह नहीं था जो इसको टाइटल मिला? इसका नाम था फरीद खान। क्या नाम था इसका? फरीद खान। और इसको टाइटल मिलता है जैसे ही ये, भाई इतने बड़े शासक को इसने हरा दिया, दिल्ली के शासक को। आप देखिए कब से दिल्ली के शासक चले आ रहे हैं, 1206 तक किसी ने नहीं हराया। और शेरशाह सूरी बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था, जो एक लंबे समय से शासन की आकांक्षा रखता था। उसने हुमायूं को 1539 में हरा दिया। हुमायूं पहुंचता है आगरा कि भाई उसको जा करके भाई वापस लड़ना है इससे, अपनी हार का बदला लेना है। तो 1540 में दोनों भिड़ते हैं फिर से, कहाँ पर? कन्नौज यानी कि बिलग्राम में। दोनों का फिर से आमना सामना होता है, और इस बार फिर से हुमायूं की हार होती है और शेरशाह जीत जाता है, और हुमायूं अपनी जान बचा करके ईरान की तरफ भाग जाता है, भारत से ही भाग जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शेरशाह सूरी, ये दिल्ली पर दूसरा अफगान वंश हुआ। तो मुझे बताइए दिल्ली पर पहला अफगान वंश कौन सा था? दिल्ली पर पहला अफगान वंश तो लोदी पहले थे। ठीक है, उन्हीं का ये वंशज, उन्हीं के वंशज हैं। तो द्वितीय अफगान वंश ये हुआ। हुमायूं तो भाग ही गया भारत से सब पैसा वैसा लेकर के, और इसने यहाँ पर सूरी साम्राज्य की स्थापना कर दी। हुमायूं भागकर आगरा से पंजाब, वहां से ईरान गया, और वहीं पर अगले वर्ष उसने हमीदा बानो बेगम से शादी की, जिससे उसको अकबर नामक बेटा प्राप्त हुआ। इसी से इसको पुत्र अकबर का जन्म होता है 1542 में। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते भैया अकबर जब हुमायूं यहाँ से भाग गया था तो उसको बेटा कैसे हो गया 1542 में? अरे भैया, भागने के बाद में क्या बेटे नहीं होते?
बेटे क्या हिंदुस्तान में ही होते हैं। तो राणा वीरसाल जो पंजाब के थे, उन्होंने इसको शरण दे रखी थी और अकबर का यहाँ पर जन्म होता है। ठीक है, 1545 में उसने अस्करी और कामरान से, जो काबुल और कांधार उसके भाइयों के पास था, वो जीता, क्योंकि उसके अंदर तड़प थी कि वापस भारत को पाएगा। ये कौन है? ये आपका प्रयास है हुमायूं के। 1555 में हुमायूं वापस आया, ठीक है, सारी सेना इकट्ठी करके, और 1555 में उसने मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता। इस समय इसके साथ एक कमांडर होता था बैरम खान, जो अकबर का संरक्षक भी हुआ बाद में। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध उसने जीता, और 1555 के बाद में फिर सरहिंद की तरफ आता है, और हुमायूं का सेना सेना का जो सामना हुआ इस समय 1555 में सेनापति था आपका सूरी वंश का सिकंदर शाह। तो भैया शेरशाह सूरी नहीं था क्या 1555 में? नहीं बच्चों, शेरशाह सूरी तो 1540 में गद्दी पर बैठा था और 1545 तक ही गद्दी पर रहा, 5 वर्ष बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। ओके, तो हुमायूं ने हैबत खान और तातर खान को हरा दिया। तो कौन जीता इस युद्ध को? हुमायूं, यानी हुमायूं की वापस एंट्री हो गई। समझ गए पूरा क्या रहा? शुरुआत से आपने देखा, पहले क्या करता है ये आपका हुमायूं की जर्नी, हम आपको दिखाते हैं फिर से। पहले कालिंजर को जीतता है, 1532 में चुनार के लिए प्रयास करता है, 1532 में देवरिया को जीतता है, कितनी अच्छी पोजीशन थी इसकी। गुजरात जीतता 1535 में, 1539 में बंगाल जीता, लेकिन बेचारा के वापस आते समय शेरशाह सूरी ने इसको घेर लिया। चौसा के युद्ध 1539 को हारा, कन्नौज के युद्ध 1540 को हारा, और भारत से भाग गया तो वापसी हुई है 1555 में, और सरहिंद का युद्ध का वर्ष पूछा जाता है। तो हुमायूं की वापसी हो गई, यस और नो? हाँ जी भैया, बहुत आसान है। इस युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया, ताकि भाई उसको पता था मेरा बेटा है, कल को इसको शासन सीखना है, तो उसको गवर्नर बना देता है। 1556 में हुमायूं की क्या हो गया? 1556 में हुमायूं की दीन पनाह पुस्तकालय। तो मुझे बताइए दीन पनाह उसने कब बनाया था? सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत हो गई। स्टैनली लूनपूल नामक एक इतिहासकार है, उसने कहा है हुमायूं का जीवन एक लड़खड़ाता जीवन है, यानी उसकी पूरी जिंदगी लड़खड़ाते हुए बीत गई, और अंत में लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत हो गई। भैया संरक्षण किसको कहते हैं? संरक्षण कहते हैं बच्चों, जब आपके पलने बढ़ने के लिए, जैसे आपका संरक्षण किया है आपके माता पिता ने, आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, आपकी तरक्की के लिए जो भी कारक जो होते हैं, जो साथी साधन बनते हैं, उनको हम संरक्षण कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसने हुमायूं, इसके जीवन के बारे में हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गई फारसी भाषा में। इसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, फारसी भाषा में, और इसकी रचना की इसकी चाचा की लड़की गुलबदन बेगम ने। किसके चाचा की लड़की? हुमायूं के चाचा की लड़की। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और इस मकबरे को बनवाया था बीगा बेगम ने, यानी कि हाजी बेगम ने, जो इसकी वाइफ थी। 1565 में बनना शुरू हुआ, 1572 में बना। इसका जो साथी आर्किटेक्ट था वो था मिर्जा गियाथ। इसी आपका हुमायूं की कब्र को मुगलों का कब्रिस्तान बोलते हैं, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो मुगल राजकुमार या किसी की भी डेथ होती थी, तो वो सभी के सभी कहाँ पर दफनाए जाते थे? हुमायूं के मकबरे में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, ये हमने आपको बताया था, यूनेस्को में शामिल हुआ था। अच्छा बताइए, दिल्ली की और कौन सी इमारत है जो कि यूनेस्को में शामिल है? दिल्ली की और कौन सी इमारत है? तो आप कहोगे 2007 में भैया आपका आगरा, वो सॉरी 2007 में लाल किला भी शामिल हुआ था। ठीक है, इसकी शैली, इसको मुगल स्टाइल में कहा जाता है, और ये भारत का पहला गार्डन टॉम था। यानी कि इसमें क्या था आपका, इसमें क्या था? गार्डन भी था आपका, यानी कि बगीचा भी था। हुमायूं रविवार को पीले वस्त्र, शनिवार को काले वस्त्र, सोमवार को सफेद वस्त्र पहनता था, कभी नहीं पूछा जाएगा। इसके समय चित्रकार थे मीर सैयद अली, यूसुफ और अब्दुस समद, ये बहुत पूछे जाते हैं, ये चित्रकार किसके समय पर थे। देखिए हुमायूं ने क्या क्या बनवाया। हुमायूं ने दीन पनाह भवन नई दिल्ली में बनवाया। फतेहा मजवाद मस्जिद हरियाणा की जो है किसने बनवाई? इसी ने बनवाई। शेर मंडल नई दिल्ली में पुराने किले के अंदर इसी ने बनवाया। हुमायूं का मकबरा इसी के समय बना, यूनेस्को में शामिल हुआ हुमायूं का मकबरा। ये तैमूर के मकबरे की नकल है हुमायूं का मकबरा। एशिया का पहला उद्यान मकबरा इसी को कहा जाता है, अभी हमने आपको बताया था। मुगलों का कब्रिस्तान इसको कहा जाता है, और इसमें साथ ही आपका चार बाग शैली का इस्तेमाल हुआ। चार बाग कैसे? ऐसे ये बाग बनाते थे चार, ठीक है, और यहाँ यहाँ पर क्या होता था, ये पानी की निकासी का सिस्टम होता था। तो आप अगर ताजमहल को देखोगे तो ताजमहल में भी चार बाग पूछा जाता है।
जैसे कि पूछेगा आपसे मुगलों का कब्रिस्तान किस इमारत को कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। इनमें कोई एक बच्चा पूछ रहा है सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में। बच्चों इनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। चारबाग शैली का प्रयोग पहली बार कहाँ पर हुआ, तैमूर के मकबरे की नकल क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। इसका वास्तुकार इब्न मिराक और मिराक गियोथिन रहे थे। तो हमने आपको बताया 1540 में हुमायूं को भागने को किसने मजबूर किया था, नाम बताइए, शेर शाह सूरी। तो 1540 में उसने दिल्ली को कंट्रोल कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। बहुत बढ़िया भैया। कुतुब मीनार भी शामिल हुआ, कुतुब मीनार भी शामिल हुआ, बहुत बढ़िया। सूर साम्राज्य, हमने कहा सूर साम्राज्य जो था वो दूसरा अफगान वंश था जिसकी भाषा थी फारसी। अब आप हमें बताएं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मुगलों की भाषा क्या थी, मुगलों की। तो मुगलों की भाषा भी आप लोग याद रख लेना, मुगलों की भाषा भी फारसी थी। क्या थी, मुगल भी फारसी का इस्तेमाल करते थे। तो अकबर जब गद्दी पर आया था तो अकबर ने कहा था कि एक पुस्तक लिख के हमको बताओ कि हमारे पिता को किसने हराया, यानी कि हुमायूं को किसने हराया, उसका पूरा जीवन हमको जानना है। तो अकबर ने एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी थी जिसने लिखी थी तारीख शेरशाही। कौन व्यक्ति था, अब्बास खां, अब्बास खां, अनबास नहीं, अब्बास खां सरवानी। अकबर के कहने पर इसको लिखा। आपको पता होना चाहिए कि अकबर बहुत रुचि लेता था साथी पुस्तकों को लिखवाने में, बहुत रुचि लेता था। अनुवाद भी उसने बहुत सारी पुस्तकों के करवाए थे, ठीक है, अनुवाद भी उसने बहुत सारी पुस्तकों के। पंकज कुमार वेरी गुड, शोभा कुमारी दीदी एकदम ठीक आंसर है। तो शेरशाह सूरी जो गद्दी पर रहा वो रहा 1540 से 1545। इसके बारे में जानते हैं। इसके बचपन का नाम जो था वो था फरीद खान। क्या था, बचपन का नाम खूब पूछा जाता है शेरशाह सूरी का, फरीद खान। जन्म इसका 1427 में हुआ। और युद्ध इसने कब जीता बताइए जरा फटाफट से, युद्ध किस वर्ष में इसने जीता। नहीं यार, 1427 नहीं होना चाहिए, 1400, ये था 40। और आपका नहीं, ईयर हमको याद नहीं आ रहा, ईयर गलत लिखा हुआ है इसमें, ईयर था उसका 67। 67 की एज में था वो। 67 से बनेगा आपका 40, 40 घटा दीजिए उसमें से। और आपका उसमें से आपको घटाना होगा कितना, 27 और घटाना होगा। तो 27 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 14, 28, मतलब 67 68 साल का था, 1472 बनेगा। हाँ ये डिजिट उल्टी हो गई, हमको याद आ गया। 1472, 1472, इतना बूढ़ा थोड़ी था। 1427 का मतलब तो ये होगा कि वो भैया 100 वर्ष से भी ज्यादा का था। दरअसल में वो 67 वर्ष का था, यानी 68 वर्ष उसके पूरे होने वाले थे। उसके पिता का नाम हसन खां था, ठीक है। इसके पिता का नाम, इसके पिता के मतलब ये बहुत सारे भाई थे, और कहते हैं इसके भाइयों के बीच में इसका उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, ठीक है। इसके पिता ने जब दूसरी शादी कर ली तो इसकी सौतेली माँ ने इसके अधिकार छीन लिए थे। तो इसके पिता का नाम था हसन खान, वो भी एक जागीरदार थे। तो इसका क्या था आपका याद रख लेना, यहाँ पर बिहार का एक सूबेदार था बाहर खान लोहानी, जिसके यहाँ जाकर के इसने ड्यूटी की थी। बाहर खान लोहानी को ही मोहम्मद शाह कहते हैं। और इसके यहाँ ड्यूटी करते समय इसने एक शेर को मार दिया था, तो तब इसको शेर खां का टाइटल मिला था। बाहर खान लोहानी ने अपने बेटे जलाल खां को पढ़ाने के लिए इसको नियुक्त किया था, क्योंकि इंटेलिजेंट था, बाबर के यहाँ ड्यूटी करके आया था, उत्तर भारत की राजनीति को समझता था। तो इसीलिए इसने अपने बेटे का बिहार के सूबेदार ने इसको संरक्षक बनाया, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद ही क्या हुआ, बाहर खान लोहानी की डेथ हो जाती है। और शेर शाह ने बाहर खान लोहानी की जो विधवा थी, विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया। बहुत कूटनीतिक व्यक्ति था, समझ रहे हैं आप। तो किसने क्या कर लिया, उससे शादी कर ली, और वो बिहार में सबसे मजबूत जागीर हुआ करती थी, तो उसको अपने पक्ष में कर लिया। 1529 में बंगाल में नुसरत शाह को इसने हराया। बंगाल में एक शासक उभर रहा था नुसरत शाह, और इस तरह से उसको हराकर इसने हजरत अली या हजरत आला भी कहते हैं कई बार, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हजरत आला टाइटल किसका था। हजरत आला की उपाधि धारण की किसने, शेर शाह सूरी ने। कब, 1529 में। तो बिहार में मजबूत हो गया, इसके बाद बंगाल में मजबूत हो गया। अब इसने देखा दिल्ली इसके नज़र पर थी, तो ये देखा पूर्व पूर्व में हमको कैसे आपका मजबूती करनी है। तो इसने 1530 में चुनार का किला जीता, और वहां पर जो लाड मलिका थी राजकुमारी, उससे इसने शादी की थी। तो देखिए शादी और संबंधों से ही इसने अपने साम्राज्य को बहुत मजबूत किया। 1539 में ये हम आपको बता ही चुके कैसे आपका बंगाल से वापस लौट रहा था हुमायूं, और इसने मौके का फायदा उठाया, और यहाँ पर इसने टाइटल एक्सेप्ट किया था आपका चौसा के युद्ध के बाद में, क्या बोलेंगे, अल सुल्तान आदिल।
1540 में हमने आपको बताया बिलग्राम का युद्ध हुआ हुमायूं से, और इसने सूरवंश की स्थापना की थी। बात क्लियर है। अब ये गद्दी पर आया तो इसने अपने साम्राज्य को और बढ़ाया। जिस बंगाल को इसने जीत रखा था, वो उस बंगाल में विद्रोह हुआ, वो बंगाल स्वतंत्र हुआ। लेकिन फिर से इसने 1541 में बंगाल को जीता और बंगाल को बहुत सारे जिलों में बांट दिया ताकि विद्रोह की एक भावना इकट्ठी ना हो पाए। नियंत्रण के लिए इसने वहां पर क्या किया, जो सरकार में बांट दिया, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट में बटा होता कोई भी प्रदेश, तो ये शेरशाह सूरी ने बांटा। और उसके नियंत्रण के लिए इसने सिरदार, सिरुदार बोले या सिरदार बोले, ठीक है, जैसे आज सरदार बोल दे आप, नियंत्रण के लिए वहां पर बनाए गए अमीर बांग्ला पोस्ट बना दिया उसने। 1542 में इसने एमपी की तरफ कार्यवाही करके उसको जीता। 1543 में इसने रायसीन को जीता और वहां पर पूर्णमल जाट थे, उनको धोखे से मारा। पूर्णमल जाट ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाबर से चंदेरी का किला जीत लिया था, ठीक है, जो बाबर ने मेदिनी राय से जीता था। पावरफुल व्यक्ति थे ये भी पूर्णमल जाट। और शेरशाह की कहते हैं यहाँ पर जब उसने धोखे से यहाँ पर मारा तो शेरशाह के नाम पर काफी गहरा धब्बा लगा था। 1544 में उसने राजस्थान में गिरी और सुमेल को जीता। ये बहुत पूछा जाता है, गिरी और सुमेल युद्ध कब लड़ा था? 1544 में। यहाँ पर शेरशाह सूरी फंसते फंसते बचा था, इनके जाल में वो फंस जाता, बड़ी मुश्किल से इस युद्ध को वो जीत पाया था। इसीलिए उसने कहा भी था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। यानी कि भाई राजस्थान में क्या होता था, उस समय पे बाजरा होता था और छोटी सी जगह थी, तो इसने कहा भैया हम अपने साम्राज्य से हाथ धो बैठते। ये देखिए लिखा हुआ है, शेरशाह सूरी ने कहा था एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। तो ये 1544 के गिरी सुमेल के लिए कहता है। 1544 में इसने साथ ही आपका मेवाड़ अभियान किया। और आप जानते ही हैं जो हमारी दाहिमा पन्ना गुजरी का नाम है वो इतिहास में लिखा हुआ है। तो दाहिमा पन्ना गुजरी ने वहाँ के राजा के बेटे को बचाने के लिए उस बेटे को वहाँ से हटा करके अपने खुद के सगे बेटे को उसकी जगह लिटा दिया था और उसकी हत्या फिर वहाँ के राजा ने कर दी। तो वह बलिदान याद रखा जाता है कि एक माँ ने अपने बेटे तक को भी अपने वचन को निभाने के लिए कि मैं उस साम्राज्य की सेवा करूंगी, अपने खुद के रक्त को कुर्बान कर दिया था। 1545 में कालिंजर पर आक्रमण उसने किया। तो इसके 4 अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 5 सॉरी। पहला तो 1539 क्या जीता इसने बताइए? चौसा। 1540 कन्नौज। 1544 गिरी सुमेल। 1544 का ही इसका मेवाड़ अभियान और 1545 का इसका कालिंजर अभियान। यहाँ पे शासक थे कालिंजर में चंदेल शासक कीर्ति सिंह, और इसने पूरे किले को घेर लिया। तोप इसके पास रहती थी, ठीक है, क्योंकि मुगलों की तोप पे इसका कंट्रोल हो गया था। तो जो तोप इसके पास रहती थी उसी एक टावर बना लिया इन्होंने, जैसे ये किला है। अब इसके बाहर यहाँ से युद्ध कर रहे थे तो ऊंचे ऊंचे यहाँ पर मीनार बनाते थे, और इन मीनारों पर खड़े होकर एक व्यक्ति देख के बताता था गोला इधर फेंक के मारो, इधर लोग हैं इधर फेंक के मारो। ऊंची एक इसको बोलते थे मचान, मचान बनाते थे। तो इसी पे चढ़ा हुआ था और बता रहा था इधर गोला फेंक के मारो इधर। तो इसमें क्या होता है कि बोलते हैं कि एक गोला जब इन्होंने मचान जैसे यहाँ किले के पास बना रखी थी तो एक गोला आके मचान पे ही गिर गया, और उक्का तोप थी इसके पास में, और उसका गोला फटने से क्या हुआ था, शेरशाह सूरी की मौत हो गई 1545 में। ठीक है, तो कितने वर्ष शासक रहा शेरशाह सूरी, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मन में बता दीजिए। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी ने क्या किया था, इसने जो राजस्व व्यवस्था 1/2 चल रही थी उसको 1/3 कर दिया था, और उत्पादन के आधार पर कि भाई अगर ज़्यादा प्रोडक्शन किसी का नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। इसके समय जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो जन्म दिया था टोडरमल ने। देखिए टोडरमल पहले इसी के यहाँ ड्यूटी करता था। यही टोडरमल बाद में अकबर के यहाँ गया। अकबर के यहाँ इसने दहसाला प्रथा को जन्म दिया, और अकबर के नवरत्नों में से एक रहा, ये हम अकबर के टाइम पर पढ़ेंगे वहां पर। ओके, पट्टा प्रथा आप जानते हैं, जैसे जिनके पास भूमि नहीं होती है तो सरकार उनको पट्टे देती है। घर के लिए भी पट्टे दिए जाते हैं, भूमि पट्टे भी दिए जाते हैं, सुना है? आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो पट्टा प्रथा इसने शुरू की, जिसको कबूलियत कहा जाता है। भैया शेरशाह सूरी का 5 वर्ष का शासनकाल रहा, और ठीक है। इसने आधुनिक रुपया चलाया। आज जो आप रुपया इस्तेमाल करते हैं किसने चलाया था? बहुत बार एसएससी ने रिपीट किया है कि ये शेरशाह सूरी ने चलाया, जो कि चांदी और तांबे से बना हुआ था। 2 तरह की मुद्रा होती थी, चांदी की मुद्रा को पहले टका कहा जाता था, तांबे को दाम कहा जाता था। ये दोनों इसी ने चलाई। सड़क ए आजम का निर्माण इसने कराया, लेकिन बाद में वही क्या कहलाई सड़क ए आजम? जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड। आपके घर से जीटी रोड कितना दूर है जानते हो जीटी रोड का नाम? तो एक ब्रिटिश गवर्नर आया था, उसका नाम था ऑकलैंड। उस ऑकलैंड ने इसका नाम जीटी रोड दिया था।
रोहतासगढ़ का एक किला बनाया था इसने, ठीक है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं नहीं वो तो राजा हरिश्चंद्र का किला था, वहाँ के एक राजा थे और उन्होंने ऐसे किला था, इसने तो उसको कंट्रोल किया था, इसने वहाँ पर पनाह मांगी थी और धोखे से उस पर कंट्रोल किया था। डाक सेवा इसने शुरू करवाई थी जिसका प्रमुख था हेमू। यही हेमू है जो अकबर से वॉर करेगा। इसके समय पर इसने इंटेलिजेंस सिस्टम जो स्पाई होते थे, जासूस होते थे, गुप्तचर प्रणाली को इसने शुरू करवाया। दीवान विजारत विभाग था इसका लगान और अर्थव्यवस्था का। दीवान इंसा जो इसने आपका किसको शुरू करवाया, आपका पत्र व्यवहार को। दीवान एक काजा एक न्याय विभाग होता था। देखिए काजी हमने बताया था, बताइए किस व्यक्ति को काजी बनाया गया था। आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में इब्न बतूता आया था। उस इब्न बतूता की विद्वता से खुश होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था। तो काजी का मतलब क्या होता था, जज। तो काजा होता था न्याय विभाग, दीवान काजा। इसके समय ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा था। पद्मावत हमने वहां पर भी बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था, आंसर करिए। सर इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलाए, उसने बच्चा इल्तुतमिश में जाके देखिए, हमने आपको बताया है, उसने जीतल और टंका चलाया था। हेग और कानूनगो ने इसे अकबर से भी श्रेष्ठ माना इसकी व्यवस्थाओं की वजह से। शेरशाह सूरी के समय क्या बना था, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में, शेरशाह सूरी मस्जिद बिहार में, रोहतासगढ़ का किला बिहार में, पुराना किला नई दिल्ली में इसने बनवाया था। पहले हुमायूं उस पर काम करवा रहा था और बाद में शेरशाह सूरी ने उस पर काम कराया। किला एक कुहना नई दिल्ली में इसी ने बनाया, पुराने किले में, ठीक है, इसके समय पर बने। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जब 1545 में इसकी डेथ हो गई, इसके वंशज कभी नहीं पूछे जाते हैं, याद रख लेना। इसके बाद में क्या है, बस आपको ओवरव्यू देखना है, जलाल खां, बस एक बार नाम याद रखेंगे। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे कि आपका उत्तराधिकारी कौन हुआ शेरशाह सूरी का, तो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी हुआ जलाल खान। इसके बाद में फिरोज आया 3 दिन के लिए, उसकी हत्या आपका मुजारिब खान ने कर दी। ये मुजारिब खान कौन था, शेरशाह सूरी का जो भाई था निजाम खान, उसका बेटा था, ठीक है, यानी उसके भतीजे ने। फिर यही चलता रहा। अंतिम शासक जो रहा साथी वो रहा आदिल शाह सूरी, ये आपको याद रखना है। तो पहला शासक तो 5 वर्ष वो रहा और इसके बाद में आदिल शाह सूरी रहा जिसका सेनापति था हेमू। दिल्ली की गद्दी पर ये अंतिम हिंदू सम्राट है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और ये स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर देता है। दरअसल में आपको याद होगा हुमायूं की मौत कब हुई, 1556 में। अब हुमायूं अपने अंतिम दिनों में बहुत बीमार रहा था और लोगों में एक खबर फैलने लगी थी कि भाई हुमायूं मर गया है। तो यहाँ पर हुमायूं की मौत को छिपा के रखा गया, लेकिन सब तक खबर पहुंची। तो एक हुमायूं का हमशक्ल होता था मुल्ला बेकसी, मुल्ला बेकसी को खड़ा किया गया। यहाँ पर खड़ा किया गया, पहले किले की दीवार होती थी ऐसे और यहाँ से होते थे झरोखा दर्शन, राजा आके हाथ हिलाता था। जैसे आज आपने देखा होगा सलमान खान, सलमान खान हाथ हिलाता है, उसको बोलते झरोखा दर्शन। तो वो जो झरोखा दर्शन था, झरोखा दर्शन वो इस समय पर भी होता था मुगलों के समय। तो मुल्ला बेकसी ने हाथ हिलाया, लेकिन ये खबर पता चल गई हेमू को। अब हेमू जो रहता था साथी, आपको पता ही होना चाहिए, 1556 में ये आके 1555 में सरहिंद और मच्छीवाड़ा के बाद में इसने दिल्ली पे कंट्रोल किया। तो इसको पता चल गया, हेमू ने अटैक कर दिया बहुत बड़ी सेना लेकर के। इसके पास में उस समय सबसे ज्यादा हाथियों की सेना थी हेमू पर। तो ये जो संघर्ष हुआ इस समय पर, और हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर कहाँ पर था, अकबर को तैयार कर रहा था आपका बैरम खान, ये पंजाब में था उस समय, कलानौर में। तो ये इसको तैयार कर रहा था कि भाई तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है, अब तुमको वॉर करना होगा, तुमको दिल्ली की तरफ चलना होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दिल्ली की तरफ तुमको चलना होगा। तो इस तरह से जब ये दिल्ली की तरफ चलेगा अकबर, तो अकबर, अकबर के बारे में ये तो जानते ही हैं आप, ठीक है, कि अकबर जो है दिल्ली की तरफ चलेगा और एक वॉर होगा अकबर और हेमू के बीच में। ये हमारा कल का टारगेट होगा, अकबर और हेमू के बीच में किस तरह वॉर हुआ और अकबर किस तरह से गद्दी पर आया। ओके, बात क्लियर है, बात क्लियर है। आज के टारगेट को साथी, हमारा टारगेट में, आज के टारगेट में यही था जो हमको पढ़ना था। बात क्लियर आई, हमने आपसे कल ही कहा था इसमें बहुत छोटी घटनाएं रहेंगी। तो ये तीसरा टारगेट हमारा अचीव हो गया है और चौथे टारगेट की तरफ हम आने वाले कल में पढ़ेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। कल का टारगेट हमारा, इसके लिए हमको 1 घंटा 20 से 25 मिनट आपका चाहिए होगा कम से कम, ठीक है, तब ये टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। और एक बार आप इसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई परेशानी,
बहुत बढ़िया जी भैया। पानीपत का दूसरा युद्ध होगा अकबर और हैमू के बीच में। बहुत बढ़िया, 1556 में होगा। नेहा गौतम जी, बच्चों मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिन चीज़ों पर मैं बॉक्स बनाता हूँ वो हमारे टारगेट की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उनको बहुत ध्यान से देखना है। ओके, तो अपना ख्याल रखिए और अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।